बच्चों स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी दो चैप्टर है जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वैसे स्टडी में कई बार वो मिक्स हो जाता है, तो दोनों को अभी हम एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मतलब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या हो, इक्विटी कितना हो, डेट कितना हो, प्रेफरेंस शेयर कितना हो कि हमारे लिए शेयर होल्डर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहे। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि पैसे, कितने पैसे की जरूरत है बिजनेस में, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कितना चाहिए। और कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट होगा, कितना इक्विटी होगा, कितना प्रेफरेंस शेयर होगा, कितना डेट होगा। असेट स्ट्रक्चर में असेट में कितना फिक्स्ड असेट होगा, कितना करंट असेट होगा, ये सब रहता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या हो सकता है? अगर नया बिजनेस है तो इक्विटी शेयर होना जरूरी है, इक्विटी के साथ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी के साथ डेट, और इक्विटी के साथ प्रेफरेंस और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट नया बिजनेस है तो इक्विटी शेयर कंपलसरी है। अगर ये पुराना बिजनेस है और हम कुछ नए प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कर रहे हैं तो फिर इक्विटी जरूरी नहीं है, फिर केवल डेट, केवल प्रेफरेंस, केवल इक्विटी, और या इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इक्विटी जो होता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो इक्विटी में लो रिस्क होता है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिस्क होता है, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लो रिस्क होता है। क्यों? इक्विटी शेयर इशू करा, ना तो वो आपसे कुछ इंटरेस्ट मांगेंगे, डिविडेंड भी नहीं मांग सकते, प्रॉफिट है तो आपकी प्रॉफिट होने में भी आपकी मर्जी है, आप डिविडेंड दे ना दे। तो इसमें बहुत फायदे हैं कंपनी को, लेकिन क्योंकि कंपनी के लिए लो रिस्क है तो इन्वेस्टर के लिए हाई रिस्क होता है। तो इन्वेस्टर इसके बदले में हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपसे मांगता है। तो ज्यादा पैसा हमें एज ए इन्वेस्टर चाहिए। जब हम ज्यादा पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा रिस्क बहुत ज्यादा है एज ए इन्वेस्टर। पैसा हमारा डूब सकता है, शेयर मार्केट में हमारे शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो सकता है, और कोई रेगुलरिटी नहीं है कि डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एज ए इन्वेस्टर बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो हमें एज ए इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न चाहिए। हमें ज्यादा रिटर्न चाहिए तो कंपनी के लिए क्या है, बहुत ही महंगा पड़ता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी की सबसे ज्यादा महंगी रहती है, तो इसलिए रिस्क कंपनी के हिसाब से सबसे कम, लेकिन कॉस्ट सबसे ज्यादा। और कंट्रोल भी रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने इक्विटी शेयर ज्यादा इशू कर देंगे तो हमारे कंपनी में जो बिजनेस पे हमारा कंट्रोल है वो हमारे पास से जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर मीडियम रहते हैं, कम मीडियम रिस्क होता है और मीडियम ही कॉस्ट होती है। लेकिन जो डेट है उसमें हाई रिस्क होता है हमारे हिसाब से, और जो इन्वेस्टर है उसके लिए लो रिस्क है। हमारे हिसाब से हाई रिस्क क्यों है? प्रॉफिट और लॉस हो, हमें इंटरेस्ट देना ही है हर हालत में। और इन्वेस्टर के लिए लो रिस्क इसलिए क्योंकि उन्हें लॉस और प्रॉफिट हो, उन्हें इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। इन केस कंपनी लिक्विडेट होगी तो सबसे पहले पैसा ही नहीं मिलेगा। तो क्योंकि इन्वेस्टर के लिए लो रिस्क है तो वो कॉस्ट भी कम ही चाहते हैं, ज्यादा नहीं चाहते। और अगर वो कॉस्ट कम चाहते हैं तो कंपनी की कम कॉस्ट आती है, तो इसकी कम कॉस्ट आती है। एक तो होते भी सस्ते हैं, दूसरा इस पे इंटरेस्ट देने पे टैक्स बेनिफिट मिलता है तो और सस्ते पड़ते हैं। तो हमें एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है। अगर ज्यादा रिस्क भी ना हो, ज्यादा कॉस्ट भी ना हो, कम, बिल्कुल कम रिस्क ना हो, बिल्कुल कम कॉस्ट ना हो, क्योंकि फिर रिस्क बहुत कम कॉस्ट तो बहुत ही सारा हमारा इक्विटी इक्विटी सारा हो जाएगा, तो हाई कॉस्ट हो जाएगी। दोनों पॉसिबल तो है नहीं। एक तरफ कॉस्ट बढ़ेगी तो रिस्क कम होगा, रिस्क कम होगा तो मतलब कॉस्ट, दोनों का इनवर्स रिलेशन है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे बढ़िया क्या हो, जहां पर हमारा रिस्क कम हो, कॉस्ट भी कम हो, और हमारे शेयर होल्डर को ज्यादा रिटर्न मिले, और हम बिजनेस पे कंट्रोल भी कर पाए। सिंपल हो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, फ्लेक्सिबल हो, हमें पैसा लेना देना हो तो हो पाए, रिटर्न ज्यादा मिले शेयर होल्डर्स को, कम से कम कॉस्ट आए, रिस्क भी कम आए, कंट्रोल रहे, लिक्विडिटी रहे, और लीगल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं।
जिसमें इस चैप्टर में हम नंबर 8 पर आ रहे हैं, ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस। तो ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अर्निंग पर शेयर निकालेंगे हर एक ऑप्शन में, और जिस ऑप्शन में अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा आएगा उस ऑप्शन को हम चूज करेंगे एज ए कैपिटल स्ट्रक्चर। ये मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हमें इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। सेल में से हम लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट लेस करके आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट। हमारा आता है ईवीआईटी या पीवीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं ईबीटी, टैक्स माइनस करते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करते हैं तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आता है, और उसे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम कहें ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करो और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, तो ये ईपीएस आ जाता है हमारा। और जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा ईपीएस आता है वो ऑप्शन हमारा सबसे बढ़िया माना जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 37.5 लाख रुपए की जरूरत है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 100% इक्विटी इशू करें या आधी इक्विटी आधा डेट। तो हमने 100% इक्विटी और आधी इक्विटी आधा डेट इन दोनों ऑप्शन में देखा कि हमें क्या ईपीएस होने की उम्मीद है। दोनों में सेम ईबीआईटी रखा, जिसमें डेट का ऑप्शन है वहाँ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट सस्ता भी होता है, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो टैक्स इसका कम हो गया, और अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को जो है प्रॉफिट, लेकिन इतना ज्यादा लोन ले लिया कि शेयर होल्डर के हिस्से में पर शेयर कम इनकम आ रही है। तो फायदे का सौदा इस सिचुएशन में नहीं है, वरना ज्यादातर केस में लोन लेना सस्ता पड़ता है, लेकिन लोन का प्रोपोर्शनेट ज्यादा होने की वजह से वो उतना हमें सस्ता नहीं पड़ रहा है। तो अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, तो हमें 10 लाख रुपए ऑलरेडी हमारे पास है इस समय। 10 लाख रुपए ऑलरेडी हमारे पास है शेयर्स में। तो वो पहले वाला जो हमने क्वेश्चन देख रहे थे वो नया बिजनेस था, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जहां पर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी हमारे पास हैं और इनको 6 लाख रुपए की जरूरत है। हमें और बिजनेस में 6 लाख रुपए की जरूरत है। तो हमारे पास एक है प्लान 1 कि हम 6 लाख के लिए सारे के सारे इक्विटी शेयर इशू कर दें। हमने वो फर्स्ट ऑप्शन में देखा, सारे के सारे इक्विटी शेयर इशू कर दे तो अर्निंग पर शेयर 1.50 रुपए पड़ेगी। हमारे पहले 1 लाख शेयर थे, है ना, पहले से ही हमारे 1 लाख शेयर थे, और हम 60,000 नए शेयर इशू कर रहे हैं, तो हमारे शेयर बढ़कर हो जाएंगे 1,60,000। तो जो भी अर्निंग आएगी उसको हमने डिवाइड किया, तो 1.50 रुपए पर शेयर मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 है हम 40,000 शेयर इशू करें और कुछ लोन ले लें। तो ऐसी सिचुएशन में हमने देखा तो 1,40,000 शेयर्स हो जाएंगे। अर्निंग आ रही है 225,600, तो पर शेयर अर्निंग 1.61 रुपया आ रही है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन से ज्यादा बेहतर है, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर पहले से ज्यादा आ रही है। फिर हम थर्ड ऑप्शन पे गए, हमें बोला गया शेयर इशू करिए आधे और आधे डिवेंचर इशू करिए, तो हमारे पास पर शेयर 1.72 की इनकम आ रही है, ये और अच्छा हो गया पहले से भी। फिर फोर्थ में हमसे बोला जा रहा है इक्विटी शेयर इशू करिए, बाकी प्रेफरेंस शेयर इशू करिए, और हमारे को ये अर्निंग पहले के मुकाबले कम आ रही है, थर्ड के मुकाबले फोर्थ में कम आ रही है। तो हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है, आधा इक्विटी और आधा डेट। तो इस तरीके से हमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में हर ऑप्शन में अर्निंग पर शेयर निकालना होता है, और जिस ऑप्शन में अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा आता है उस वाले ऑप्शन को हम चूज कर लेते हैं। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो इसके अंदर आता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस मेथड। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस मेथड में जो अभी अभी हमने निकाला अर्निंग पर शेयर वही निकालना है। बताइए 95% उतना सेम सॉल्यूशन होता है पहले की तरह 95%, बस 2-4-5% और काम क्या करना है, अर्निंग पर शेयर को हम पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो अर्निंग पर शेयर को पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाता है, और इस मार्केट प्राइस पर शेयर में
जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट प्राइस होगा वो वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, क्योंकि जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं थ्योरी का तो हम पढ़ते हैं कि हमारा जो एम है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का नहीं है, एम है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तब होती है जब शेयर का प्राइस बढ़ता है। इससे पहले वाले मेथड में ईपीएस ज्यादा से ज्यादा हो तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, लेकिन कई बार क्या होता है प्रॉफिट बढ़ने पे भी शेयर का प्राइस कम हो जाता है ज्यादा रिस्क होने की वजह से। ये ज्यादा अच्छा है। अगर आपको क्वेश्चन में पी रेशो दिया है तो आप हमेशा यही वाला मेथड अपनाएंगे, ईपीएस को पी रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकालेंगे। जिस मेथड में सबसे ज्यादा मार्केट प्राइस आएगा वो मेथड सबसे अच्छा है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको चूज करना चाहिए, वो ऑप्शन सबसे बढ़िया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम देखें, कुछ एग्जिस्टिंग सेल्स और कैपिटल स्ट्रक्चर हमें दे रखा है और हमें बता रखा है कि हमें नया प्लान है, नया पैसा चाहिए 5 लाख रुपए का, और इस समय हमें पी रेशो बता रखा है और एक्सपेक्टेड पी रेशो अलग अलग सिचुएशन में भी बता रखा है। तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट सिचुएशन निकाली हमने, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, वहां पर हमारा ईपीएस 12 रुपए आ रहा है, और फिर हमें प्रपोज सिचुएशन में पहला एक शेयर इशू करने पर हमने देखा तो ईपीएस आ रहा है 15 रुपीज 66 पैसा। ईपीएस तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर हमें पी रेशो दिया, पी रेशो से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकाला 219 रुपए 24 पैसे। एक और ऑप्शन है जहां पर हम लोग डेट इशू कर सकते हैं, और डेट इशू करने पर हम लोगों ने निकाला कि डेट इशू करने पर हमारा ईपीएस आ रहा है 16 रुपए 25 पैसे और पी रेशो है 12। क्योंकि ज्यादा रिस्क हो गया तो पी इतना मल्टीपल नहीं आया, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस 195, और इक्विटी के केस में एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस 219। तो हम इक्विटी इशू करेंगे। याद करिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ईपीएस डेट वाले पोर्शन में ज्यादा है। अगर ये पिछला मेथड होता ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस तो हम डेट वाला ऑप्शन चूज करते, लेकिन अगर हम देखें प्रॉफिट ज्यादा होने के बावजूद वहां पर मार्केट प्राइस हमारा कम हो रहा है, तो मार्केट प्राइस हमें बढ़ाना है, कम नहीं करना है। तो मैक्सिमम मार्केट प्राइस कब आ रहा है, जब हम डेट इशू कर रहे हैं तब नहीं, जब इक्विटी इशू कर रहे हैं, इवन दो इक्विटी के केस में अर्निंग पर शेयर कम है। तो इसलिए ये मेथड ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारा एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बजाय वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो हमारा लगभग 80-90% चैप्टर तो इसी में कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आता है हमारे पास इनडिफरेंस पॉइंट। ये इस चैप्टर की थर्ड बात है जो हमें सीखनी है। फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो, सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो, क्या चूज करें, और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट। देखिए, जो ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस या मार्केट प्राइस है वो तभी पॉसिबल है जब हमें एक्सपेक्टेड ईबीआईटी पता हो। अगर हमें ये पता हो कि आफ्टर एक्सपेंशन या आफ्टर इशू ऑफ कैपिटल हमारा कितना ईबीआईटी होगा। कई बार हम एक्यूरेटली अपना ईबीआईटी नहीं बता पाते कि हमारा ईबीआईटी कितना होने की उम्मीद है। एक हम रेंज तो बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिक्स्ड ईबीआईटी हम पता नहीं लगा। तो उस सिचुएशन में इनडिफरेंस पॉइंट हमारी मदद करता है। इनडिफरेंस पॉइंट क्या है? इनडिफरेंस पॉइंट वो वाला ईबीआईटी का लेवल है जहां पर अंडर टू प्लान ईपीएस सेम आ जाता है। मतलब मान लिया हमारे पास इनडिफरेंस पॉइंट के लिए दो ऑप्शन है, एक है इक्विटी और एक है इक्विटी प्लस डेट। तो हमारे पास दो ऑप्शन। अब इक्विटी में हमारे पास अलग अलग ईबीआईटी पर ईबीआईटी कम है या ईबीआईटी ज्यादा है। तो ईबीआईटी अगर कम है तो हमारे पास ईपीएस कम आ रहा है, ईबीआईटी ज्यादा है, ये है ईबीआईटी। यहाँ पर ईबीआईटी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा इक्विटी के पोर्शन में, इक्विटी के केस में हमारा ईपीएस बढ़ता चला जा। और अगर हम देखें कि जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इक्विटी प्लस डेट, तो वहां पर अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कम है ईबीआईटी तो हमें लॉस भी हो रहा है, नेगेटिव भी जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे हम
बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट बहुत सस्ता होता है। तो अगर हमें लोन लेने पे क्या रिस्क है, लोन लिया और अगर प्रॉफिट कम हो गया तो हमें लॉस भी हो जाता है क्योंकि इंटरेस्ट कहां से देंगे। तो जहां पर ईपीएस इन दोनों ऑप्शन में सेम आएगा, इस पॉइंट को, इस ईबीआईटी के पॉइंट को इनडिफरेंस पॉइंट बोलेंगे। तो इनडिफरेंस पॉइंट इज indifference point is that level of EBIT at which EPS under both options becomes equal। तो जहां पर दोनों ही ऑप्शन में EPS सेम आएगा, उस वाले EBIT के लेवल को हम इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो इंडिफरेंस पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना है, EPS अंडर ऑप्शन नंबर 1, EPS अंडर ऑप्शन नंबर 2, ये दोनों इक्वल होंगे अगर ये इंडिफरेंस पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे। अब मान लिया फर्स्ट ऑप्शन में इक्विटी है और सेकंड में इक्विटी प्लस डेट है, तो ईपीएस कैसे निकालते हैं? हमें पता है अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, लेकिन अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कहां से शुरुआत करेंगे, ईबीआईटी से, क्योंकि ईबीआईटी हमें पता नहीं है, वो पता लगानी है कितनी ईबीआईटी हो कि दोनों ईपीएस सेम हो जाए। तो ईबीआईटी में से हम क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। इस सिचुएशन में जीरो है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम फर्स्ट ऑप्शन का लिख रहे हैं, फिर इसमें से टैक्स माइनस होता है, फिर इसमें से प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस होता है, फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं। ये 1 1 लिख रहा हूँ फर्स्ट ऑप्शन में, इसे इक्वल टू करेंगे सेकंड ऑप्शन, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इन सेकंड ऑप्शन इनटू 1 माइनस टैक्स प्रेफरेंशियल डिविडेंड इन सेकंड ऑप्शन, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन सेकंड ऑप्शन। इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे और सारी वैल्यू पुट करेंगे एक्सेप्ट ईबीआईटी, क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं दी। फिर हम ईबीआईटी निकालेंगे। मान लेते हैं, एज्यूम कर रहा हूं कि ईबीआईटी मेरा आया 2 लाख। इसका मतलब 2 लाख की ईबीआईटी पर दोनों ही सिचुएशन में मेरे पास ईपीएस सेम आ रहा है। और मैंने अभी अभी आपको एक डायग्राम भी बना कर दिया था ना। मान लीजिए ये डायग्राम है, ये इक्विटी वाला ऑप्शन है, ये इक्विटी प्लस डेट वाला ऑप्शन है, और यहाँ पर ये इंडिफरेंस पॉइंट है। अगर मैं इंडिफरेंस पॉइंट को यहाँ लगाऊं तो ये आ रहा है ईबीआईटी, और यहाँ लगाऊं तो ये आ रहा है ईपीएस। मान लिया ये है 4 रुपए का ईपीएस, और मान लिया ये है ईबीआईटी 2 लाख। इसका मतलब 2 लाख की ईबीआईटी होगी तो 4 रुपए का ईपीएस आएगा दोनों ही ऑप्शन में, चाहे आप इक्विटी इशू करें चाहे डेट इशू करें। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी ईबीआईटी 2 लाख से ज्यादा होने की उम्मीद है तो क्या करें, और 2 लाख से कम होने की उम्मीद है तो क्या करें? तो ध्यान से समझिए, अगर हमारा ईबीआईटी 2 लाख से ज्यादा होने की उम्मीद है तो हमारे को इस सिचुएशन में होंगे, हम जितना आगे जा रहे हैं उसमें हमारा डेट प्लस इक्विटी वाला ऑप्शन ज्यादा बढ़िया है, ये ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है हमें। और अगर ईबीआईटी हमारा 2 लाख से कम होने की उम्मीद है तो केवल इक्विटी वाला ऑप्शन फायदा दे रहा है हमें, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में हम नुकसान में रहेंगे। इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर हमें प्रॉफिट कम हो रहा है तो इंटरेस्ट देने का पैसा कहां से आएगा भाई? तो अगर हमें प्रॉफिट कम हो रहा है तो ऐसा ऑप्शन चुनो जहां पर लोन नहीं है या कम से कम लोन है, और अगर ज्यादा प्रॉफिट है तो लोन सस्ता होता है, इंटरेस्ट आराम से दोगे, फिर सस्ते लोन का फायदा उठाओगे। तो इन शॉर्ट हमारा आंसर क्या आएगा, इफ expected EBIT is going to be more than indifference point। हमारे को जो हमने एक्सपेक्टेशन लगाई है EBIT की वो इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा होने की उम्मीद है, तो हमें चूज करना चाहिए ऑप्शन हैविंग हाई फाइनेंशियल लिवरेज, मतलब ज्यादा लोन, क्योंकि हमारे पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो इंटरेस्ट तो हम दे देंगे। और यही वाइसी वर्सा हो जाएगा, अगर एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कम होने की उम्मीद है इंडिफरेंस पॉइंट से, तो अगर हमें कम प्रॉफिट होगा तो ब्याज देने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो हमें क्या करना है, चूज ऑप्शन हैविंग मिनिमम फाइनेंशियल लिवरेज, जिसमें फाइनेंशियल लिवरेज मिनिमम हो या ना ही हो, मतलब लोन ना ही हो, और है अगर सभी ऑप्शन में लोन लेना कंपलसरी है तो सबसे कम लोन हो, ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक फिक्स्ड ईबीआईटी नहीं दे रखी, फिर भी हमने आंसर निकाल लिया।
तो ये इंडिफरेंस पॉइंट है, ये हमें काम आता है जगह जगह। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, हमसे पहला ऑप्शन है 100% इक्विटी और दूसरा ऑप्शन है 50% इक्विटी एंड 50% डेट। तो हमने दोनों ऑप्शन में दोनों ईबीआईटी को से दोनों ईपीएस के फॉर्मूले को लगाया, सेम रखा, ईबीआईटी के अलावा सारी वैल्यू डाल दी, ईबीआईटी आया 3 लाख, इसका मतलब 3 लाख रुपए की ईबीआईटी में इंडिफरेंस रहेगा, दोनों में ईपीएस सेम आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डिसीजन कैसे हो, 3 लाख से कम ईबीआईटी होने की उम्मीद है तो गो फॉर ऑप्शन नंबर ए 100% इक्विटी, और अगर 3 लाख से ज्यादा ईबीआईटी होने की उम्मीद है तो गो फॉर द ऑप्शन नंबर बी हाफ इक्विटी एंड हाफ डेट। क्योंकि ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा होने की उम्मीद है तो हायर फाइनेंशियल लिवरेज चुनिए जहां पर लोन है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट आप आराम से दे पाएंगे। यह है इंडिफरेंस पॉइंट। इसमें कुछ पूछना है आपको? नाउ फाइनेंशियल ब्रेक इन पॉइंट। देखिए, एक ब्रेक इन पॉइंट हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, इको में। ब्रेक इन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, जो हमें बताता है सेल का वो लेवल जहां पर नो लॉस नो प्रॉफिट है। सेल का वो लेवल जहां पर नो लॉस नो प्रॉफिट है। लेकिन फाइनेंशियल ब्रेक इन पॉइंट हमें ईबीआईटी का वो लेवल बताता है जहां ईपीएस 0 हो जाए। ईबीआईटी कितनी हो, ईबीआईटी कितनी हो, ईबीआईटी कितनी हो कि ईपीएस 0 हो जाए, वो होता है फाइनेंशियल ब्रेक इन। कम से कम कितना पैसा कमाना है कि हमारा अर्निंग पर शेयर 0 है, नेगेटिव नहीं। तो इसके लिए हमें ईबीआईटी जो रखना है, ईबीआईटी जो रखना है वो हमें उतना कमाना है कि हम ब्याज भी दे पाए और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी दे पाए। क्योंकि अगर हमने ईबीआईटी में से इंटरेस्ट दे दिया, टैक्स दे दिया और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दे दिया तो हम लोग ईपीएस 0 पर आ जाएंगे सब कुछ देने के बाद। तो हमें क्या क्या कमाना है? एक तो हमें इंटरेस्ट कमाना है, एक तो हमें क्या कमाना है, इंटरेस्ट, और एक प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। लेकिन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ये आफ्टर टैक्स है, हमें चाहिए बिफोर टैक्स, तो इसे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हो गया, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हो गया इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। 1 माइनस टैक्स रेट बाय डिफॉल्ट 30% है, तो 1 माइनस 30 अपॉन 100 मतलब 0.3 हो जाएगा। तो ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हमें बताता है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं इसमें, चैप्टर के अंदर यही था हमारा। और एक ओवर कैपिटलाइजेशन अंडर कैपिटलाइजेशन के बारे में थ्योरी है। अगर जितने पैसे की जरूरत है उससे ज्यादा आपने पैसा लगा रखा है तो ये ओवर कैपिटलाइजेशन है। ऐसे में हमारी कमाई कम होती है जितनी उम्मीद है। और अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने पैसा जितनी जरूरत है उससे कम लगा रखा है, तो ये हमें नॉर्मल से ज्यादा रिटर्न दिखाई देती है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी की। तो ये इसका सेकंड पार्ट कह सकते हो आप, या ये कह सकते हो कि एक ही पार्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में जहां पर हमें ये डिसाइड करना होता है, डिसीजन लेना होता है कि हमारी कितनी इक्विटी प्रेफरेंस एंड लोन हो, तो वही बात यहाँ पर भी डिसाइड होती है। बट थ्योरेटिकली ये हमें बताते हैं कि क्या फर्क पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होने पर। लेकिन ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है इसमें जनरल एजम्पशन है कि या तो डेट इशू करेंगे या इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस शेयर नहीं है, और जनरली यहाँ पर ये भी एज्यूम करा जाता है कि टैक्स नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन में टैक्स भी नहीं है, और जो केडी है वो के से कम है, ये तो होता ही है जनरल। तो यहाँ पर हमें 4-5 थ्योरी पढ़नी है, और सबसे पहले जो थ्योरी है वो है नेट इनकम अप्रोच। तो नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है? नेट इनकम अप्रोच कहती है कि आपकी एजम्पशन ये है नेट इनकम अप्रोच में कि जितना लोन लेते रहिए आप, आपको सेम रेट पर लोन मिलेगा, और सेम रेट ही रहेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। मतलब ज्यादा फाइनेंशियल लिवरेज होने से, ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क होने से भी के कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए एक डायग्राम बनाया जाता है, मैं आपको बनाकर भी दिखाता हूँ अभी, ताकि आपको पता चले कि ये कैसे बनना है। थ्योरी में आएगा तो आप इसका डायग्राम भी बनाएंगे
ये है यहाँ पर फाइनेंशियल लीवरेज एक्सिस पर, मतलब लोन, जितना ज्यादा आप लोन ले रहे हैं ये है। अब आपकी एजम्पशन इसमें यह है कि चाहे आप जितना मर्जी लोन लीजिए, केडी फिक्स ही रहेगा। मान लिया 5% है तो 5% ही रहेगा, 8 है तो 8 ही रहेगा। चाहे आप जितना मर्जी लोन ले लो, 2 लाख का ले लो, 10 लाख का ले लो या 20 लाख का लोन ले लो, आपका 5% ही कॉस्ट ऑफ डेट रहेगा। के ई अगर 12% है तो 12% ही रहेगी, चाहे लोन 1 लाख है, 0 है, या 12 लाख है, 20 लाख। अब अगर हम सस्ता लोन ज्यादा यूज करेंगे तो नो डाउट ओवरऑल कॉस्ट हमारी कम होती जाएगी, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल कॉस्ट हमारी वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। जितने ज्यादा वेट होगा डेट का सस्ते लोन का, उतना ही कम आएगा। तो यहाँ शुरू होता है इसका यहाँ से, क्योंकि अगर डेट 0 है तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ के ई के इक्वल होगा, क्योंकि डेट 0 है, और लेकिन सस्ता लोन लेने की वजह से ये कम होता चला जाएगा और के ओ हमारा बहुत कम आ जाएगा जितना ज्यादा लोन होगा। लेकिन 100% लोन नहीं ले सकते, क्योंकि इक्विटी तो कुछ ना कुछ जरूर होगी, इसलिए ये इस लाइन से टच नहीं हुआ है, थोड़ा सा केडी से ऊपर। 100% केडी के 100% केडी के इक्वल तभी होगा जब 100% लोन हो और डेट हो 100% और इक्विटी बिजनेस में हो ही ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसे थोड़ा सा अलग अलग दिखाया गया है, मैच आपस में नहीं हो रहा है। तो नेट इनकम अप्रोच ये एज्यूम करती है कि के सेम रहता है इररेस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, केडी सेम रहता है, और जितना ज्यादा लोन लोगे उतना ही हमारा कम होता जाएगा ओवरऑल कॉस्ट और हम फायदे में रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे कुछ फॉर्मूला यूज होते हैं, जैसे केडी का फॉर्मूला इंटरेस्ट अपॉन डेट इंटू 100। तो यहाँ से डेट निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट अपॉन केडी। डेट निकालने के लिए वैल्यू ऑफ द फर्म में इक्विटी हम माइनस भी कर सकते हैं। केई के लिए हम अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शोल्डर जो कि होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड। वैसे प्रेफरेंशियल डिविडेंड इस चैप्टर में नहीं है और टैक्स भी नहीं है, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, मतलब ईबीटी से ही ज्यादातर क्वेश्चन में काम चल जाता है। तो इस चैप्टर में ज्यादातर केस में ईबीटी ही अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शोल्डर्स होती है। तो डिवाइड बाय इक्विटी इंटू 100, इक्विटी निकालने के लिए हम ये और ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओवरऑल कॉस्ट निकालने के लिए हमें वेट लेना है इक्विटी का इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वेट कैसा आएगा, इक्विटी अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म प्लस डेट के लिए कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। और यहाँ से हम केओ का फॉर्मूला सीधा भी लगा सकते हैं, ईवीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ द बिजनेस, वैल्यू भी निकल सकती है। तो बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 आपको मार्केट वैल्यू इक्विटी की निकालनी है। स्टेप नंबर 2 हमें वैल्यू निकालनी है बिजनेस की, डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऐड करके फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। ये कैसे काम होगा, हम एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फर्म को 1 लाख रुपए की जरूरत है ना। तो फर्म की कैपिटल कितनी है, टोटल 1 लाख, और एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कितनी होने की उम्मीद है, 20,000। के ई हमें पता है ना, ये है नेट इनकम अप्रोच जिसमें के ई और के डी सेम रहता है, और चेंज क्या हो रहा है, के ओ। क्योंकि चेंज हो रहा है के ओ, तो क्वेश्चन में के ओ ही पूछा जाएगा और वैल्यू ही बिजनेस की पूछी जाएगी, क्योंकि वही चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, बुक वैल्यू। बिजनेस की बुक वैल्यू है 1 लाख, लेकिन हमें मार्केट वैल्यू बतानी है। के ई हमें दिया हुआ है 10%, के डी है हमें दिया हुआ है 5%, और हमसे पूछा के ओ। अगर डेट हमारा 10% है, अगर हमारा डेट 10% है टोटल रिक्वायरमेंट का, तो 1 लाख का 10% 10,000 है, और केडी हमारा है 5%। इसका मतलब हमें 500 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और हमारा ईबीटी हो जाएगा 19,500। अब हमारा ना तो टैक्स है ना प्रेफरेंस शेयर है, तो यही इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा। तो हम यहाँ से इक्विटी निकाल सकते हैं, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय
के ई, तो इक्विटी शोल्डर को 19,500 मिल रहे हैं और के ई है 10%, तो इसका मतलब इक्विटी की मार्केट वैल्यू 1,95,000 है और डेट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू जनरली सेम ही रहती है क्योंकि इसमें इतने चेंजेस नहीं होते और बिजनेस की वैल्यू होती है डेट प्लस इक्विटी, दैट इज 2,05,000 और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लिया। ये पूछा था के ओ निकाल लेंगे, वो भी पूछा जाता है जो कि होता है EBIT अपॉन वैल्यू इंटू। बिजनेस की EBIT है 20,000 और वैल्यू है बिजनेस की 2,05,000, तो यहाँ से हम लोग बड़े आराम से के ओ निकाल लेंगे 9.76%। तो फॉर्मूले इसके अंदर यही लगते हैं के डी का, के ई का, वैल्यू का, और ये हमें इस तरीके से क्वेश्चन को करना होगा। ये है नेट इनकम अप्रोच। नेक्स्ट वन इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जो मोदिग्लिनी एंड मिलर भी यही सपोर्ट करते हैं। तो मोदिग्लिनी एंड मिलर और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि भैया आप लोन लिए जा रहे हो दबाकर, तो भैया फिर आपका इक्विटी महंगा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ज्यादा लोन ज्यादा रिस्क और इक्विटी शोल्डर और ज्यादा रिस्क होने पे अपनी रिटर्न और एक्सपेक्ट करेंगे ज्यादा हो, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगी। तो सस्ता लोन लिया, महंगा इक्विटी लिया, तो इसके हिसाब से ओवरऑल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट सेम है और चेंज हो रही है इक्विटी। तो हमसे क्या पूछते हैं कि ई क्या है और इक्विटी क्या है, ये पूछा जाता है हमसे जनरली। यहां पर हमें पता है अगर डेट फाइनेंशियल लिवरेज जीरो है, अगर फाइनेंशियल लिवरेज जीरो है, इसका बताइए अनलीवर्ड कंपनी है, तो अनलीवर्ड कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अनलीवर्ड का और केई अनलीवर्ड का सेम होता है क्योंकि डेट तो होता ही नहीं। तो जो अनलीवर्ड कंपनी में कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो यहां से हमें ध्यान रखना है, अगर हमें ओवरऑल ये जो कंपनी है लीवर्ड, इसका के ओ नहीं दिया, मतलब ये नहीं पता, लेकिन इसका हमें पता है 12% है, तो भैया 12% है तो सबके लिए 12% ही रहेगा क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एज पर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कोई फर्क नहीं आता। तो हम ये कह देंगे ये भी क्या है 12%। जो चेंज हो रहा है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। फॉर्मूले सब वही हैं जो हमने पहले सीखे हैं। जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हमें EBIT दिया है 5 लाख और हमें बता रखा है कि कंपनी का डेट है 10% के रेट से और 15 लाख का लोन है और जो ओवरऑल कॉस्ट है वो 15% है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बिजनेस की वैल्यू निकालते हैं। मार्केट वैल्यू क्या है बिजनेस की? देखो EBIT दिया है हमें 5 लाख और हमें पता है कि कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट कितनी है 15%। तो हम फॉर्मूला लगाकर वैल्यू बिजनेस की निकाल लेते हैं। बिजनेस की वैल्यू आ गई 33,33,333 रुपए। हमें पता है कंपनी के पास डेट है 15 लाख का जिसकी मार्केट और बुक वैल्यू सेम ही रहती है, तो हमें ये पता चल जाएगा इक्विटी की मार्केट वैल्यू क्या है और फिर के ई निकालना है तो वो भी निकाल लेंगे। EBIT में से इंटरेस्ट लेस करके ये इक्विटी शोल्डर के लिए अवेलेबल है, के ई का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसके बाद आती है ट्रेडिशनल अप्रोच, और जो ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि हमारा जो यहाँ पर है वो नेट इनकम अप्रोच है। शुरू में एक लिमिट तक, एक पॉइंट तक एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच की एक लिमिट तक के ई सेम रहेगा, के डी सेम रहेगा और हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम होगी। लेकिन उस पॉइंट के बाद हमारा के ई भी बढ़ेगा, के डी भी बढ़ेगा और के ओ भी बढ़ेगा। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है। फॉर्मूले सब वही हैं। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12,
जहां पर हमें बता रखा है फंड की रिक्वायरमेंट 1 लाख है, ईबीआईटी 20,000, डेट 5%, अमाउंट इफ द अमाउंट ऑफ डेट डज नॉट एक्सीड 50,000 तो हमें 5% का ही लोन मिलेगा, 5% के हिसाब से। लेकिन अगर हमने 50,000 से ज्यादा का लोन लिया तो कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ के 8% हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ डेट में चेंज हो रहा है, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच है। और ऐसे ही अगर डेट अपॉन टोटल फंड 50% तक है तो केई 10% है, नहीं तो केई भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ केई भी बढ़ रही है, केडी भी बढ़ रही है एक लिमिट के बाद। तो इसे ये क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच। हमसे केओ पूछा है, तो अलग अलग सिचुएशन में ईबीआईटी दे रखा है, वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने नेट इनकम में लगाया था। इंटरेस्ट दे रखा है, केई दे रखा है, तो बिजनेस की वैल्यू निकाल लें और केओ भी निकाल लें। इसके बाद मोदगलानी एंड मिलर आता है, जो एक्चुअल में नेट ऑपरेटिंग इनकम है। अगर टैक्स नहीं है तो इसका बिल्कुल आंसर सब कुछ वही आता है जो नेट ऑपरेटिंग इनकम में आ रहा है। ये कहता है कि के बढ़ता रहेगा विद द इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिवरेज, केडी सेम रहेगा, के बढ़ेगा, ओवरऑल कॉस्ट सेम रहेगी, क्योंकि सस्ता लोन ले रहे हैं तो महंगा इक्विटी मिलेगा। तो इन्होंने ये बात बोली, लेकिन ये बात तभी लागू होगी जब लोन और इक्विटी है लेकिन टैक्स नहीं है। लेकिन अगर टैक्स भी है, अगर टैक्स भी आ गया, तो मोदगिलानी एंड मिलर ने कहा अब ऐसा नहीं है कि कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट सेम रहेगी और वैल्यू सेम रहेगी। अगर टैक्स भी है तो टैक्स की वजह से फायदा हो जाएगा लीवर्ड फर्म को। तो आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड निकालना है एज पर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो हमने निकालना सीखा। फिर इन्होंने कहा वैल्यू ऑफ लीवर्ड निकालिए, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड जो था प्लस डेट इनटू टैक्स रेट करके आप लीवर की वैल्यू निकाल लीजिए बिजनेस। तो वैल्यू लीवर्ड बिजनेस की निकालने के लिए पहले अनलीवर्ड की वैल्यू निकालो, फिर उसमें डेट इनटू टैक्स रेट करके अब लीवर्ड की भी वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ बी लिमिटेड और सी लिमिटेड है, बस फर्क क्या है कि बी लिमिटेड लोन यूज करती है और सी लिमिटेड लोन यूज नहीं करती। तो हम पहले सी का बिजनेस का पूरा वैल्यू निकालें। तो हमने सी बिजनेस की वैल्यू वही निकाली नॉर्मल नेट ऑपरेटिंग इनकम रेपोज से, और इसकी वैल्यू आ गई 14 लाख रुपए। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आ गई 14 लाख रुपए। अब हम लीवर्ड की वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने अभी भी बताया अनलीवर्ड वैल्यू प्लस डेट इनटू टैक्स, तो 14 लाख प्लस इन्होंने डेट ले रखा है 9 लाख, टैक्स रेट है 30%, तो इस बिजनेस की वैल्यू हो जाएगी 16,70,000। अभी 16,70,000 में से डेट तो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम ही रहता है, उसे आप हटा दीजिए तो बाकी बैलेंसिंग फिगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। तो ये है मोदगिलानी एंड मिलर विद टैक्सेशन। एक इन्होंने आर्बिट्रेज प्रोसेस बताया कि आर्बिट्रेज, इन्होंने कुछ और बातें भी बताई है, टैक्स रेट और पर्सनल रेट हो तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। अब हम मेन आते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस पर। इन्होंने कहा कि अगर टैक्स नहीं है, अगर टैक्स नहीं है तो लीवर्ड अनलीवर्ड दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और टैक्स है तो लीवर्ड की वैल्यू अनलीवर्ड प्लस डेट इनटू टैक्स होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो एक आर्बिट्रेज प्रोसेस होगा, और जो कंपनी महंगी है लोग उस महंगी कंपनी के शेयर बेचना शुरू करेंगे और सस्ती को खरीदना शुरू करेंगे। महंगी कंपनी के शेयर का प्राइस कम होना शुरू होगा, सस्ती का बढ़ना शुरू होना, दोनों एक जगह आकर इक्वल हो जाएंगे। इस प्रोसेस को इन्होंने क्या बोला, आर्बिट्रेज प्रोसेस। आइए समझते हैं इस आर्बिट्रेज प्रोसेस को। इन्होंने देखो क्वेश्चन नंबर 26 अगर आप देखें तो इन्होंने कहा दोनों दो कंपनी है, एक क्यू और एक आर, दोनों की बुक वैल्यू सेम है।
कैसे? क्यू के पास 90,000 शेयर है 1 रुपए वाले, और इनके पास डेट है 60,000। तो बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड है 150। आर कंपनी के पास 1.5 लाख शेयर है 1 रुपए वाले, तो इनके पास इक्विटी 1,50,000 है। तो देखा जाए तो दोनों ही कंपनी में 1,50,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड है। दोनों ही कंपनी को ईबीआईटी होता है 18,000। तो इस हिसाब से नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के हिसाब से दोनों बिजनेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना। अब अगर हम चेक करें मार्केट वैल्यू, तो एस में 90,000 शेयर इंटू 1.2 कितना होता है? इक्विटी की मार्केट वैल्यू 1,08,000 और डेट की वैल्यू 60,000, तो इसका मतलब 1,68,000 मार्केट वैल्यू आई, और इसकी मार्केट वैल्यू 1,50,000 आई। तो हमने देखा कि एज पर द थ्योरी क्यू और आर दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बट क्यू महंगा है, पूरे बिजनेस की वैल्यूएशन ज्यादा है क्यू की, और आर की वैल्यूएशन कम है। अगर हमारे पास, क्योंकि दोनों में सेम ही सिचुएशन है, तो इन्होंने, ये मोदिग्लानी एंड मिलर ने कहा कि अब महंगी कंपनी है क्यू, तो जो क्यू के शेयर होल्डर हैं वो अपने क्यू के शेयर बेचना शुरू करेंगे, आर के शेयर खरीदना शुरू करेंगे, और वो फायदे में रहेंगे। उसके लिए उन्होंने एक आर्बिट्रेज प्रोसेस पूरा बताया। कैसे बताया? इन्होंने कहा एज्यूम करते हैं कि इस कंपनी और इस कंपनी के पास, मान लिया आपके पास महंगी कंपनी के शेयर आप बेचेंगे, तो इन्होंने ये एज्यूम करा कि आप शेयर होल्डर हैं क्यू लिमिटेड में, और आपके पास 10% शेयर है। अब ये पूरा आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्रू इन्होंने समझाया कि कैसे आप क्यू के शेयर बेचकर आर खरीद कर फायदे में रहेंगे। इन्होंने कहा आप एज्यूम करो आपके पास 10% शेयर है। स्टेप 1, आप सोल्ड कर दो इन शेयर को, सोल्ड शेयर्स इन लीवर्ड, क्योंकि वो महंगी है, मतलब क्यू, क्यू में आप शेयर बेच दो। तो अगर आप शेयर बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपके पास शेयर है 10%, 10% शेयर का मतलब 90,000 का 10%, 9,000 शेयर है आपके पास। आप इन्हें बेचोगे मार्केट में 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से, आपके पास 10,800 रुपए आ जाएंगे। तो आपके पास 10,800 रुपए आ गए। अब आप, स्टेप नंबर 2 है, इन्वेस्ट करिए 10% इन आर लिमिटेड। आर लिमिटेड के 10% शेयर को इन्वेस्ट करना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इन्होंने ये भी कहा साथ में कि आपके पास जो पहले कंपनी है उसमें लोन ले रखा है कंपनी ने, और जो दूसरी कंपनी है उसने लोन नहीं ले रखा है, तो रिस्क सेम नहीं है। इन्होंने कहा रिस्क को भी सेम करता हूं मैं। तो इन्होंने कहा एक काम करो, स्टेप 2 में आप लोन लो। इन्होंने ये एज्यूम करा जिस रेट पर कंपनी को लोन मिलता है उसी रेट पर आपको भी लोन मिलता है, तो लोन भी ले लो 10%, है ना। तो 10% ऑफ अमाउंट, रेट विल रिमेन सेम, रेट सेम रहेगा, अमाउंट का 10% कर लो। तो जो अमाउंट है वो है आपकी 60,000, उसका 10% मतलब 6,000 रुपए का लोन लो, और इंटरेस्ट रेट भी 6% रहेगा, क्योंकि पहले भी 6%। तो इसका मतलब 10,800 के आपने शेयर बेचे, 6,000 का लोन लिया, तो आपके पास जो फंड अवेलेबल है वो है 16,800 रुपए। और ये 16,800 रुपए में से स्टेप 3, आप अब शेयर्स परचेज्ड करो इन आर, 10% ही शेयर परचेज कर लो। तो आर के 10% शेयर खरीदने के लिए आपको 1,50,000 का 10%, 15,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आपकी जेब में 16,800 है, 15,000 खर्च करे। अभी आपके पास सेविंग है 1,800 रुपए की, क्योंकि 10,800 में से 15,000 खर्च कर दिए, 1,800। इसे आप इन्वेस्ट करो, अपने लोन की रीपेमेंट कर दो, जो मर्जी करो, ये आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है। अब ये कह रहा है पहले अर्निंग कितनी होती थी, अब अर्निंग कितनी है, सेम आएगा। कैसे? क्यू में आपकी अर्निंग कितनी होती थी? क्यू में आपकी ईबीआईटी कितनी थी? 18,000। वहां पर इंटरेस्ट कितना देते थे आप? 60,000 का 6%, 3,600। वहां पर ईबीटी आता था 14,400। इसका 10% आपको डिविडेंड मिलता था, 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो एज्यूम करें 1,440 रुपए।
इसने कहा अब मैं आपको समझाता हूँ, आर में भी आपको 1440 ही मिल रहे हैं। आर का ईबीआईटी कितना है? 18,000। आर का इंटरेस्ट है 0। आपके पास 10% शेयर है तो आपको 1800 रुपए मिल गए, जिसमें से आपने लोन लिया था 6000 का, 6% के हिसाब से 360 का इंटरेस्ट आपने दिया, तो आपको अभी भी 1440 मिल रहे हैं, पहले भी 1440 मिल रहे थे, लेकिन आपके पास सेविंग हो गई 1800। तो ये एक इन्होंने आर्बिट्रेज प्रोसेस समझाया। सेम प्रोसेस इन्होंने हमें अनलीवर्ड से लीवर्ड समझाया। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने देखा था। x और y, x लीवर्ड है और y अनलीवर्ड है। x में इक्विटी की मार्केट वैल्यू 81,000 है और डेट 60,000 है, तो बिजनेस की वैल्यू 1,41,000 है, जबकि यहां बिजनेस की वैल्यू 150 है। यहां बिजनेस की वैल्यू 150 है। तो पिछली बार लीवर्ड महंगा था, इस बार अनलीवर्ड महंगा है, तो आप इसके 10% शेयर होल्ड करते हैं, इसको आप बेचना शुरू करेंगे, इसको खरीदना शुरू करेंगे, इसके शेयर का प्राइस कम होना शुरू होगा, इसका बढ़ना, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये आर्बिट्रेज प्रोसेस। इन्होंने इसे समझाने के लिए भी वही प्रोसेस समझाया रिवर्स ऑर्डर में। कैसे? इन्होंने कहा स्टेप नंबर 1 आप सेल करिए 10% शेयर्स, अगर हैं 1% है तो 1%, 5% है तो 5%, तो 1% शेयर अज्यूम करें अगर हैं, तो 10% शेयर्स इन वाई लिमिटेड आप सेल करिए, तो आपके पास कितना पैसा आ जाएगा? 15,000। स्टेप 2 आप इन्वेस्ट करिए इन एक्स लिमिटेड, तो आप 10% शेयर्स खरीदेंगे, 8100 के आएंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा आप डिबेंचर भी खरीदो, क्योंकि रिस्क बराबर रखना है। आपके पास पुरानी कंपनी वाई में लोन नहीं था, नई कंपनी के शेयर ले रहे हो, वहां लोन है, तो वहां तो लोन है, सेम रिस्क नहीं है, तो लोन में इन्वेस्ट कर दो, इक्वल रिस्क हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप 10% डिबेंचर में अमाउंट में भी इन्वेस्ट करो, तो आपका 14,100 रुपए खर्च होगा। सेल करने से आए 15,000, खर्च हुए 14,100, तो आपने सेविंग करी ₹900 की, आपकी जेब में 900 रुपए पड़े हुए हैं। अर्निंग अब भी वही है जो पहले है, वो भी चेक कर लेते हैं। ईबीआईटी एक्स और वाई दोनों में ही ईबीआईटी 18,000 है। एक्स में इंटरेस्ट है कितना? 16,000 का 6%, 3600। यहाँ पर 14,400 की इनकम है, यहाँ पर 18,000 की इनकम है। आप वाई के शेयर आपके पास पहले थे, आप होल्ड करते थे वाई के शेयर, तो आपको 10% के हिसाब से 1800 की कमाई होती थी। अब आप होल्ड करते हैं एक्स के शेयर, यहाँ पर 10% के हिसाब से 1440 की कमाई होती है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट डिबेंचर में भी करी है, ये आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने पे इंटरेस्ट मिलेगा, देंगे नहीं, मिलेगा। तो यहाँ पर भी 1800, तो पहले भी 1800, अब भी 1800, लेकिन आपके पास 900 रुपए सेविंग हो गई जेब में। तो ये आर्बिट्रेज प्रोसेस लीवर टू अनलीवर, अनलीवर टू लीवर दोनों एग्जाम में हो सकता है ना बताए, तो आपको चेक करना है, जो कंपनी महंगी है उसके शेयर बेचो, जो सस्ती है उसके खरीदो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब आपको एक ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है, ये बिल्कुल थ्योरी का पार्ट है ना? टारगेट डेट इक्विटी रेशियो पे बात करते हैं। तो अभी हमने आज कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, मतलब पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया है, और इसको अच्छे से आप कंप्लीट करिए। पूरा डिटेल्ड वीडियो तो है ही, इसकी अलग से रिवीजन वीडियो है जो अब ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लो चैप्टर को, और उसके बाद टेस्ट दे दो।